हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सीयूईटी एंड फन पे, जहां पे सभी टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो मेरे से आप लोग पहले भी मिल चुके हैं, आई एम श्योर। मेरे कुछ शॉर्ट्स, मेरे कुछ इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स सीयूईटी को लेकर कुछ वीडियोस आपने पहले भी देखे होंगे। आज आई हैव ब्रॉट दिस सेशन फॉर यू टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज आस्क्ड इन इंग्लिश, विच इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। मुहावरे और लोकोक्तियां पूछा जाता है ना आप लोगों से, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग कम से कम 40 से 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझने की कोशिश करेंगे, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो याद करने की कोशिश करेंगे, सो दैट एग्जाम में आपका ये वाला जो सेक्शन है इसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं प्रैक्टिकली इस चैनल पे, इस सीरीज में जो भी सेशंस लेके आने वाला हूं, वो सारे सेशंस में मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस और वोकैबुलरी इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा सो दैट आपको इसके बाहर कुछ ही पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियां होते क्या हैं, राइट। जस्ट पहले हम अगर ये समझ लें कि मुहावरे और लोकोक्तियां होते क्या हैं, क्यों पूछे जाते हैं, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से इस सेक्शन को अप्रोच करना है। ओके, इडियम्स और फ्रेजेस ऐसी चीजें होती हैं जो जिनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता है, जिनका कोई लिटरल मतलब नहीं होता है, लेकिन उसको बताया जाता है, उसको उसके बारे में हमें चीजें बताई जाती है। और इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी भाषा में उसको इस सेंस में यूज किया जाता है कि अगर एक सर्टेन बात है उसको और पॉलिश तरीके से बताना है हमें, तो उस चीज के लिए इडियम्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। स्टैटिक इंग्लिश का पार्ट है। स्टैटिक इंग्लिश क्या होता है? देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दो तरह की इंग्लिश होती है, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश, एक होता है स्टैटिक इंग्लिश। कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश वो इंग्लिश होता है जो आपके इंग्लिश की समझ से कनेक्टेड है, कि कैसे हम नाउन को समझते हैं, कैसे हम प्रोनाउन को समझते हैं, कैसे हम एडजेक्टिव को समझते हैं, कैसे हम एडवर्ब को समझते हैं, ये सारी चीजें होती है। स्टैटिक इंग्लिश कम्स in terms of idioms and phrases, vocabulary, antonyms, synonyms, और ये सब आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और ये सब कराने की जिम्मेदारी मेरी है, तो आपको मैं कराऊंगा। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट आप ऑलरेडी अमित सर के साथ कर रहे हैं, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो भी स्टैटिक इंग्लिश का पार्ट है वो सारा का सारा आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ईडियम से कुछ खास समझने को है नहीं, कुछ प्रीफेस देने को जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अपने ईडियम्स पे आते हैं। लेट अस कम डाउन स्ट्रेट टू आवर ईडियम्स। ये रहा पहला इडियम हमारे सामने। द इडियम वंस इन अ ब्लू मून मीन्स, क्या मतलब है, राइट। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वंस इन अ ब्लू मून इडियम का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया है। क्या मतलब होता है इसका? वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत रेयरली होती, कोई ऐसी चीज जो डेली बेसिस पे नहीं होती, ओके। Something that happens very rarely. Okay? The idiom once in a blue moon means something that happens very rarely. Okay? Clear है बच्चों? ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं आप लोग। जैसे आप लोग पढ़ने बैठते हैं, अब मान लीजिए आपने एक दिन खूब पढ़ाई करी आपने, एकदम डिलीजेंटली आपने पढ़ाई करी, अच्छे से पढ़ाई करी, पुट इन योर लॉट ऑफ आवर्स एंड एवरीथिंग वाज गुड, and your father praised you कि आज तुम बहुत अच्छा पढ़े हो, I'm very happy with the way you have utilized your day. Okay? So it is not something that happens on a daily basis. आपके पापा आपकी डेली तारीफ करें, मुझे लगता है ऐसा होता होगा। Okay? So this is something that happens. Your father praising you happens once in a blue. Okay? समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? राइट, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, द इडियम ब्रेक द आइस। क्या मतलब होता है इसका? क्या इसका मतलब टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन होता है? क्या इसका मतलब टू डिस्ट्रॉय समथिंग होता है? क्या इसका मतलब टू गो स्केटिंग होता है? क्या इसका मतलब टू बिकम एंग्री होता है? देखिए बच्चों, एक चीज हम यहां नोटिस करेंगे,
what we can notice is कि यहाँ पे there is a sentence, there is an option given to go skating. Okay. When we look at this option, we must understand, हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो इडियम होगा उसका लिटरल मीनिंग उसका बहुत रेयरली होगा. जैसे ब्रेक द आइस का यहां से आइस स्केटिंग से या आइस से लिटरली कोई खास लेना देना नहीं है. तो इडियम्स और फ्रेजेस को सॉल्व करते वक्त, इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप कोशिश करिएगा कि आप कभी भी लिटरल मीनिंग को निकालने की कोशिश ना करें. कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं जिनका लिटरल मीनिंग निकल के आ सकता है, बट वो बहुत कम होते हैं, मुश्किल से 1 या 2%. ठीक है. सो व्हाट डज द इडियम टू ब्रेक द आइस मीन्स? वेल, द इडियम ब्रेक द आइस मीन्स टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. ऑप्शन ए ये हमारा सही ऑप्शन है. टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. अब ये किस सेंस में इस्तेमाल होता है? आप किसी नई जगह गए हैं, मान लीजिए आप अभी इस उम्र में हैं कि आप अभी हॉस्टल जाएंगे, कॉलेजेस जाएंगे, यूनिवर्सिटीज जाएंगे, नई नई जगहों पे नए नए लोगों से मिलेंगे. अब आप कहीं भी जाएंगे तो यू आर अ सोशल एनिमल. पहली चीज हमें सिखाई गई है, मैन इज अ सोशल एनिमल, राइट? तो यू आर अ सोशल पर्सन, यू विल स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन विथ अ फ्यू पीपल. तो उसमें एक सर्टेन सिचुएशन होगा जहां पे सब चुप बैठे होंगे या आप अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे. जब आपने एक एफर्ट दिया, जब आपने एक पहल किया बात करने के लिए, तब हम इस मुहावरे का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई जॉइन अ न्यू ऑफिस and there are people sitting in the staff room and I go there and no one is talking to me, people greeted me and then no one is interacting with me, but one person came up to me and said कि sir आप यहाँ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, right? तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा? that particular faculty broke the ice with me. मतलब that particular faculty started a conversation with. अच्छा, ये कॉन्वर्सेशन उस कॉन्वर्सेशन के सेंस में यूज नहीं होता है जो आप अपने मम्मी से करते हैं, अपने पापा से करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं कि आज टुडे आई हैव ब्रोकन द आइस विथ माय फ्रेंड. नो, ब्रेक द आइस स्ट्रेंजर्स के लिए होता है. ब्रेक द आइस ऐसे लोगों के लिए होता है जिनसे आपकी लड़ाई हो रखी है. मान लीजिए आपका कोई फेवरेट कजिन है, उससे आपकी बहुत बनती है, बहुत पटती है, लेकिन किसी वजह से आपकी उससे लड़ाई हो गई. अब आप लोग 6 महीने से एक दूसरे से बात नहीं कर. आपके घर में कोई कॉमन रिलेटिव की शादी है, आप भी आते हैं, आपका कजिन भी आता है, और वो आपको देखते ही आके बोलता है कि हाँ भाई अभी भी गुस्सा है. तो यहां पे हम इस मुहावरे का इस्तेमाल करेंगे, वेयर योर कजिन ब्रोक द आइस विथ यू एट योर रिलेटिव्स वेडिंग. इस तरह से इस्तेमाल. ठीक है. तो जो हमारा अगला इडियम्स है वो क्या है? टू हिट द नेल ऑन द हेड. क्या मतलब होगा इसका? टू मेक अ मिस्टेक, टू बी एग्जैक्टली राइट, टू हर्ट योर सेल्फ, टू स्टार्ट वर्किंग. क्या मतलब हो सकता है इन चारों का? पहले अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हिट द नेल ऑन द हेड. अब वैसे तो ये थोड़ा सा वॉयलेंट सेंस में आ रहा है. ठीक है. थोड़ा सा इस सेंस में आ रहा है कि किसी को हम मार रहे हैं, किसी से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसका एक्चुअली में ये मतलब नहीं होता है. एक्चुअली में इसका मतलब होता है टू बी एग्जैक्टली करेक्ट, टू बी एग्जैक्टली राइट. ओके. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बातचीत चल रही है. ठीक है. मान लीजिए कि अभी मिस्टर पुतिन इंडिया आए हैं और बहुत चर्चा है इस बात की कि मिस्टर मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनको रिसीव करने गए वो. ठीक है. सो अगर इस पे ये कहा जाए कि मिस्टर मोदीज जेस्चर ऑफ गोइंग टू रिसीव मिस्टर पुतिन ऑन द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट, was not just a display of friendship, but it was also a display of the strong solidarity of India and Russia against adversaries of both Russia and India, like China, USA and other European countries, Pakistan. ठीक है. एडवर्सरीज का मतलब दुश्मन होता है, ये वर्ड मैंने इस्तेमाल किया अभी. ठीक है. तो जब मैंने ये बोला कि मोदी जी का जेस्चर जो है वो सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंडशिप नहीं है, वो सिर्फ एक दोस्त को रिसीव करने नहीं गए थे, बल्कि वो एक मैसेज भी देता है पूरी दुनिया को कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कितना भी जियोपॉलिटिक्स ऊपर नीचे हो जाए, कितनी भी चीजें, कितने भी डायनामिक्स चेंज हो जाए, इंडिया और रशिया की दोस्ती हमेशा
इट विल बी एन ऑल वेदर फ्रेंडशिप। ये एक और मुहावरा है, ऑल वेदर फ्रेंड्स। ऑल वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है समवन हु स्टेज विथ यू थ्रू थिक एंड थिन, जो आपके साथ निरंतर रहता हो, एक ऐसा दोस्त जो आपके साथ कई सालों से है। ठीक है, आई एम श्योर आपके जीवन में सब एक ऐसा दोस्त होगा, राइट। ऑल वेदर फ्रेंड्स का ये मतलब होता है समवन हु हैज बीन विथ यू थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। ओके, चलिए भाई आगे बढ़े, ये समझ में आ गया होगा। अगला जो इडियम है हमारा वो है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है टू रिलीज अ पेट, नहीं। टू कॉज ट्रबल, नहीं। टू हाइड समथिंग, नहीं। इसका मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट। ओके, सीक्रेट्स के बारे में बताने, राइट। सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य आपको बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी तो क्या है, सच्ची बात है ये। हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए आई.के. गुजराल। आई.के. गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर बने और उनको किसी ने एडवाइस किया, उनके क्लोज एसोसिएट्स में किसी ने एडवाइस किया कि सर पाकिस्तान के साथ रिलेशन सुधारने के लिए हमें काम करते हैं, हमारे जितने भी रॉ एजेंट्स एक्टिव हैं पाकिस्तान में उन सब की लिस्ट हम पाकिस्तान को दे देते हैं, इससे हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू द फैक्ट दैट ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। कितनी गलत बात है ये, कितनी बेवकूफाना हरकत है ये। और ये हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जाकर एक ऐसा काम किया जिससे हमारे इतने सालों से बिल्ड किए हुए एसेट्स, रॉ के एजेंट्स वर मर्डर्ड ब्रूटली in Pakistan. Such a shame, right? And that's where you will use this particular idiom. I.K. Gujral, as the Prime Minister of this country, committed a sin of letting the cat out of the bag about the identities and location of the raw agents active in Pakistan. इस तरह से इस मुहावरे को यूज किया जा सकता है, ठीक है। जितने भी मुहावरे मैं कराऊंगा बच्चों, कोशिश करूंगा कि उनको लाइव एग्जाम्पल से, लिविंग एग्जाम्पल से, आपके लाइफ से कनेक्टेड एग्जाम्पल से उसको आपको समझाऊं, सो दैट आपको अच्छे समझ में आए, याद रहे चीजें, ठीक है। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अब आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैंने इससे कनेक्टेड आपको एक बहुत ही मार्मिक, बहुत ही बेवकूफाना हरकत जो एक हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है वो मैंने शेयर किया है, ठीक है। With due respect to the post of that Prime Minister, it was a very bad thing to do. चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? अंडर द वेदर का मतलब होता है टू फील सिक। अंडर द वेदर मीन्स फीलिंग सिक, ठीक है। आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है, पॉल्यूशन इशू है ही हमारे शहर में, जिस तरह का मौसम चल रहा है, ठंड, हल्की हल्की ठंड, हल्की हल्की नहीं, ठीक ठाक ठंड आ गई है। तो ऐसे में अगर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, अगर हम बाइक पे टी शर्ट में घूमेंगे, तो क्या होगा? वी विल स्टार्ट फीलिंग अंडर द वेदर, ठीक है। आप लोग स्कूल ना जाने के लिए क्या बहाना मारते हो? घर पे तबीयत खराब है, ठीक है, पेट में दर्द। जितना पेट में दर्द एक जितना पेट में दर्द एक बच्चे के, एक इंसान के जीवन में स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक होता है, उतना पेट में दर्द उसके पूरे जीवन में कंबाइंड कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप बहाना मारते थे ना कि आज स्कूल जाने का मन नहीं है, आज तबीयत खराब है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, यहां दर्द है, वहां दर्द है ना। तो उस समय हम मुहावरा यूज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से अपने पापा को बोलते कि पापा आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आई डोंट वांट टू गो टू द स्कूल, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप आपको तब भी छुट्टी मिलती, क्योंकि पापा है, पापा तो पकड़ ही लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, बट थोड़ा सा इंप्रेस जरूर हो जाते वो, है ना। तो अंडर द वेदर या टू फील अंडर द वेदर का मतलब होता है टू फील सिक, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक ऐसी चीज जो एक्चुअली आपके लिए बहुत
अच्छी है, जो आपको देखने में बुरी लग रही है, जो आपको लगे कि ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो चीज बहुत अच्छी आपके लिए नहीं थी। ठीक है, ऐसा क्या हो सकता है? सोचिए, पापा की डांट, राइट? ओके, दोस्त, हमारे जो जीवन के अच्छे दोस्त होते हैं उनको पहले दिन देख के लगता है कि अरे कौन है ये, कौन छोड़ गया इसको, अरे किसी का बच्चा छूट गया, ले जाओ भाई इसको, राइट? मेरा दोस्त है, ही इज, आई हैव बीन फ्रेंड्स विथ हिम फॉर द लास्ट 32 ईयर्स, 32 साल से दोस्त है मेरा वो, राइट? लेकिन जब पहले दिन मैं और वो मिले थे तो मेरी और उसकी लड़ाई हुई थी। स्टैंडर्ड 4 में हम लोग पहली बार मिले थे, एंड आई डिड नॉट फाइंड हिम अ वेरी लाइकेबल गाई, एंड आई एम श्योर कि उसको ये मैं कुछ खास पसंद नहीं आया हूंगा, लेकिन ही वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी इन माई लाइफ। ठीक है, मान लेते हैं कि इंडियन क्रिकेट की अभी जो हालत हो रखी है गौतम गंभीर साहब की पॉलिटिक्स की वजह से, और मान लेते हैं कि गौतम गंभीर साहब बीजेपी से, ही इज ऑल्सो an active politician. Let's say he is elected to a post where he cannot hold any other post of profit. He cannot do any other job. तो क्या होगा? वो इंडियन टीम के कोच के पद से रिजाइन कर देंगे, जो देखने में तो गलत लग रहा है कि हाँ इंडियन टीम का कोच था, 1 साल से टीम बिल्ड कर रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या होगा? इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर एवरी इंडियन क्रिकेट फैन. इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, and it will, I don't think that Rohit Sharma and Virat Kohli need him to go. They are good enough performance to perform, even with the pressure that he has created and the politics that he has created. But अगर गंभीर साहब अभी रिजाइन कर देते हैं किसी वजह से, अपने किसी और जिम्मेदारी की वजह से, तो that will be a blessing in disguise for all Indian cricket fans, है ना? चलिए, तो blessing in disguise का मतलब होता है a hidden. Next, a piece of cake, something delicious, है ना? अब जैसे केक है, केक हमारे दिमाग में आते ही उससे कनेक्टेड क्या चीज आती है? स्वाद, ठीक है? लेकिन यहां पे उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि हम लोग कभी भी किसी मुहावरे के लिटरल मीनिंग को निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, अ पीस ऑफ केक, यहां पे इसका मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, एक ऐसा काम जो आपके लिए हलवा हो, एक ऐसा काम जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है आपके जीवन में, बहुत किसी लड़के के जीवन में, इस उम्र में, जो उम्र है आप लोगों की 16, 17, 18 साल की, इस उम्र में अपने दोस्त को इस चीज के लिए कन्विंस करना कि भाई घूमने चलते हैं, इट्स अ पीस ऑफ केक, तुरंत मान जाएगा वो। ठीक है, वहीं अगर आप उसको पढ़ने के लिए कन्विंस करना चाहेंगे तो वो बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। ठीक है, खुद भी पढ़ना बहुत मुश्किल होने वाला है, आपके दोस्त के लिए भी पढ़ना बहुत मुश्किल होने वाला है ना? राइट। तो अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, समथिंग दैट यू कैन डू व्हेन यू आर हाफ asleep. I can teach English like a piece of, teaching English for me is a piece of cake. मेरे लिए इंग्लिश पढ़ाना बहुत आसान है, सरस्वती माँ की कृपा से मुझे इंग्लिश में ठीक ठाक नॉलेज है, और जिसकी वजह से मैं इंग्लिश बहुत आसानी से पढ़ा सकता हूँ। मुझे कोई खास मेंटल स्ट्रेस नहीं होता है इंग्लिश पढ़ाते वक्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसको टिक कर दिया था हमने, हाँ कर दिया था। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, सीयूटी का एग्जाम देना है, क्लियर करना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जी तोड़ मेहनत करने को क्या कहते हैं? जी तोड़ मेहनत करने के लिए एक मुहावरा है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? इसके दो मतलब होते हैं, एक तो टू वर्क लेट एट नाइट, ये भी इसका मतलब है, दूसरा टू वर्क वेरी हार्ड। ओके, सो नॉट जस्ट टू वर्क लेट एट नाइट बट ऑल्सो टू work very hard. That is also the correct meaning of this particular idiom. To work late at night and to work very hard. चलिए, आई एम श्योर समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़े, ये रहा, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दो वर्ड्स में, स्पिल्ट, स्प्लिट। दिस मीन्स फैला हुआ, एंड दिस मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स।
ये इसका मतलब है बटा हुआ, इसका मतलब है फैला हुआ, ठीक है। तो यहां पे हम पहले वाले का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पिल्ट नॉट स्प्लिट। दिस इज स्प्लिट, दिस इज स्पिल्ट, ओके। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब क्या होता है? पहला वाला, टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ओके। अभी हम लोग दिसंबर में है, राइट। दिसंबर में अगर आप थोड़ा सीयूईटी के लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे, तो जब आप अप्रैल में मई में पहुंचेंगे, क्या तो आप ठीक ठाक रूप से तैयार होंगे अपने एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए। लेकिन मान लेते हैं कोई बच्चा ना उसने जून 2025 में तैयारी शुरू करी, ना उसने सितंबर 2025 में तैयारी शुरू करी, ना उसने दिसंबर 2025 में तैयारी शुरू करी, और ना ही उसने क्रैश कोर्स में एडमिशन लेकर क्रैश कोर्स में तैयारी शुरू करी। तो ऐसा बच्चा जब एग्जाम देने जाएगा तो उसके लिए क्या होगा? मुश्किल। उसके लिए मुश्किल होगा एग्जाम को क्रैक करना, और तब वो दुखी होगा। लेकिन वो उस कंडीशन में इस चीज को चेंज नहीं कर पाएगा। विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट कि बच्चों, मैं हर साल बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट बच्चों से मिलता हूं, क्योंकि मैं सीयूईटी के लिए आज से नहीं, मैं अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पिछले 12 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। और हर साल 3 से 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो जून जुलाई में मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि सर प्लीज कुछ भी करके मेरा ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन करा दो। एंड ट्रस्ट मी, उस टाइम पे मेरे पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि मैं बच्चे की हेल्प कर पाऊं। इसीलिए आप सबके लिए मेरा बहुत स्ट्रांग एडवाइस है कि थोड़ी तैयारी अभी से शुरू कर दें, और जैसे ही आप बोर्ड से फ्री हो फुल थ्रॉटल तैयारी आप शुरू करें, प्रॉपर, ठीक है। तो टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। अगला, टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, एक ऐसी चीज जो बहुत महंगी हो, समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एवरी न्यू वर्जन ऑफ एन आईफोन विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड लेग एंड अ किडनी, राइट, ओके। कोई भी चीज जो बहुत महंगी है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। एप्पल अपने फोन लाता है, इतना ज्यादा महंगा लाता है, इतना ज्यादा महंगा लाता है कि एक टाइम के बाद वो ऐसा लगता है कि इज इट रियली वर्थ इट? पीपल हु बाय एप्पल माइट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. I don't personally use it, okay? I don't have the money to buy it, right? I'm not rich enough to afford an apple, right? Okay? So people who have an apple, good luck to them. So something that is very expensive, something that costs you an arm and leg, okay? कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा महंगी हो, इसका प्राइस बहुत ज्यादा हो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, टू हिट द सैक. तो हिट द सैक का मतलब क्या होता है? आपका कोई एक दिन होगा जिस दिन ट्यूशन, स्कूल, क्लासेस कर करके एकदम थक गए. नॉर्मली आपका सोने का टाइम है रात के 10:30 बजे, लेकिन आप उस दिन जल्दी सोना चाहते हैं, तो आपको क्या एडवाइस दिया जाएगा कि आप क्या बोलेंगे? आई विल बी हिटिंग द सैक अर्ली टुडे एज आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड. ओके, तो हिट द सैक का मतलब होता है गो टू स्लीप. Okay? Hit the sack means to go to sleep. नींद में जाना, नींद में जाना, सोना, आराम करना, सबका मतलब हिट द सैक होता है. ठीक है, ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. चलिए, कोई भी ऐसा मुहावरा, कोई भी ऐसा इडियम जो आप पढ़ते हैं आपको समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा. अगला जो है हमारा इडियम वो है द बॉल इज इन योर कोर्ट. ठीक है, दैट्स योर नेक्स्ट. मतलब क्या है इसका? देखो, बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है जब फैसला जो है, जब एक्ट करने की जो अथॉरिटी है, जब एक्ट करने का जो पावर है वो आपके पास है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऑब्वियसली अपना फुल ईयर प्रोग्राम रन कर रहे हैं साइंस एंड फन ऐप पे, जहां पे बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और वो जून से, मई से, अप्रैल से हमारे साथ क्लासेस ले रहे हैं. ठीक है,
कुछ बच्चे थे जो इन्होंने ये बताया कि सर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने यूट्यूब पे फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब तक हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहे थे तब तक जो डिसीजन टू एक्ट था, जो चीज की अथॉरिटी थी, वो हमारे पास थी। लेकिन अब आपके पास कोई बहाना नहीं है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, विच मीन्स द एंटायर पावर, द एंटायर अथॉरिटी टू एक्ट नाउ रेस्ट्स विथ यू। अब आपको एक्शन लेना है। भाई हमने अपने तरफ से मोस्टली जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। आपको ऐप पे पढ़ना है, ऐप पे आ जाइए, यूट्यूब पे पढ़ना है, यूट्यूब पे आ जाइए। हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है, अब आपको पढ़ना है। सो द बॉल इज इन योर कोर्ट, इस मुहावरे का मतलब होता है इट्स योर टर्न टू एक्ट। अपना काम हो गया, तुम देखो भाई क्या करना है। ठीक है, राइट। अगला, आगे बढ़ते हैं। वंस बिटन ट्वाइस शाई। ये हिंदी मुहावरे का वो वाला उस मुहावरे का रिप्रेजेंटेशन है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसका मतलब होता है टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और टू बी वेरी एप्रीहेंसिव, बी वेरी कॉशियस while taking any action because you had faced something odd, something wrong when you took this action earlier, when you took this step earlier. ठीक है, जब आप अपने गलतियों से सीखते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अगली बार और ज्यादा सावधानी बरतते हैं। आप अगली बार इंश्योर करते हैं कि मैं इस गलती को रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, मान लेते हैं कि आपकी क्लास में आपका दोस्त मॉनिटर बनता है, छोटी क्लास में, 12th में, 11th में। छोटी क्लास में आपका दोस्त मॉनिटर बना। आपने सोचा कि मैं बात कर सकता हूं, ये मेरा नाम थोड़ी बोर्ड पे लिखेगा। ये मेरे टाइम पे तो बोर्ड पे लिखा था जाता था भाई, आप लोगों का नहीं पता कि अब क्या होता है स्कूल में क्लास में बात करने पे। सो आपने सोचा कि ये तो मेरा दोस्त है, ये टीचर को थोड़ी कंप्लेंट करेगा मेरे बारे में। लेकिन उसने सबसे पहले जाके आप ही का नाम लिया कि सर ही वॉज द पर्सन बिकॉज ऑफ whom there was a noise in the class, राइट? सर इस लड़के की वजह से। तो अगली बार आप उस पर भरोसा, अगली बार जब वो मॉनिटर बनेगा तो आप क्या करेंगे? आप जो भी करेंगे वो आपको पता है। उसके अलावा आप क्या करेंगे? उसके अलावा आप एक चीज करेंगे, आप सतर्क रहेंगे कि पिछली बार इसने मेरा नाम सबसे पहले सर को बताया था, फिर से ना कर दे। ठीक है, सो वंस बिटन ट्वाइस शाई का मतलब होता है टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखना। आगे बढ़े बच्चों, अगला मुहावरा टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग पढ़ा ना हमने अभी। समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा महंगी हो। तो अ डाइम अ डजन क्या होगा? समथिंग दैट इज वेरी कॉमन और समथिंग दैट इज वेरी चीप। कॉमन चीज चीप तो होगी, ठीक है, राइट? सो टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, कोई ऐसी चीज जो बहुत महंगी हो। एप्पल एक प्रोडक्ट्स, ठीक है। समथिंग वेरी चीप, इंटरनेट। अब तुम बोलोगे कि सर इंटरनेट का रिचार्ज तो आज भी बहुत महंगा है। वेल, आई कम फ्रॉम अ जनरेशन वेयर वी यूज्ड टू गेट 2 GB फॉर द एंटायर मंथ। ओके, बिफोर, दिस इज प्री जियो एरा। 2 GB पर मंथ पे हम अपना पूरा महीना निकाला करते थे। नो डाउट कि हमारे पास वाईफाई कनेक्शंस होते थे, ऑल थिंग्स वुडंट हैव बीन पॉसिबल, बट देयर वाज अ टाइम एंड दैट्स नॉट लॉन्ग बैक। मैं 1970 की बात नहीं कर रहा हूं, इतना भी बूढ़ा नहीं हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, प्री जियो एरा। जियो कब आया है? आई थिंक इट केम अराउंड इन 2017, 18, नॉट श्योर, राइट? उसके पहले 2 GB डेटा मिला करता था। जब से जियो आया तब से क्या हो गया? तब से इंटरनेट, मोबाइल डेटा हैज बिकम, इज अवेलेबल एट अ डाइम अ डजन। बहुत सस्ते दामों पे मोबाइल डेटा हमारे लिए अवेलेबल, ठीक है। तो अ डाइम अ डजन मीन्स समथिंग दैट इज वेरी कॉमन और समथिंग दैट इज वेरी चीप। अगला देखते हैं, एड फ्यूल टू फायर। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं तुम लोग, आई एम श्योर तुम सबके साथ हुआ होगा, पक्का। एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है कि कोई चीज ऑलरेडी खराब है, उसको जाके और ज्यादा खराब करना। मान लेते हैं कि आपके पापा आप पे ऑलरेडी गुस्सा है और आपको डांट रहे हैं।
और सडनली मम्मी किचन से काम करती हुई आती है और बताती है, हाँ हाँ इसको डांटिए, मैं इसके बारे में 2-3 बातें और बताती हूँ। तो आपके दिमाग में क्या है, कह रहे यार मम्मी रहने दो यार प्लीज, एक तो पापा वैसे ही गुस्सा में है, पिटने के मेरे चांसेस बहुत स्ट्रांग बने हुए हैं, आप और आग में घी डाल दो। ठीक है, वो हिंदी का मुहावरा है ना, आग में घी डालना, उसको इंग्लिश में कहते हैं टू ऐड फ्यूल टू फायर, टू मेक अ सिचुएशन वर्स। इसी सिचुएशन को सॉरी और ज्यादा खराब करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जितना आप चीजों को संभाल सकते हैं उससे ज्यादा चीजों को बटोर लेना, उससे ज्यादा चीजों को इकट्ठा कर लेना, या उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला कि मैं मार्च में पीक बोर्ड के एग्जाम के टाइम पे सीयूईटी की तैयारी को शुरू करूं, जब मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा हूंगा उस समय मैं सीयूईटी की भी तैयारी शुरू कर दूंगा, आईपी मैट की भी तैयारी शुरू कर दूंगा, नेक्स्ट ईयर के क्लैट की भी तैयारी शुरू कर दूंगा, जेवियर्स के एंट्रेंस की तैयारी भी शुरू कर दूंगा, और साथ साथ अपना बोर्ड्स भी दे दूंगा। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा क्रैश, है ना? तो आपने क्या, और ये सॉफ्टवेयर क्यों क्रैश हुआ? क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर को ओवरलोड कर दिया। ठीक, यही मतलब होता है टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। मान लीजिए मैं महीने के 10,000 रुपए कमाता हूं और मैंने एक सामान खरीद लिया जो 80,000 रुपए का है, तो व्हाट हैव आई डन? आई हैव बिटन ऑफ मोर देन व्हाट आई कैन च्यू, टू टेक ऑन टू मच, बहुत ज्यादा सर पे ले लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू बीट अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें करना, मेन टॉपिक से हट के बातें करना, टू अवॉइड द मेन टॉपिक। ओके, मेरे स्टैंडर्ड 6 में मैथ्स में 24 नंबर आए। मैं पापा के पास गया, पापा ने पूछा कि रिजल्ट क्या आया। मैंने बोला पापा क्लास में जो टॉपर है उसके सिर्फ 62 मार्क्स आए हैं, बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था। पापा ने बोला चलो ठीक है बेटा, तुम बताओ तुम्हारे कितने नंबर आए। मैंने बोला पापा आपको पता है क्लास में 60% बच्चे फेल हो गए मैथ्स के पेपर, मिड टर्म्स का पेपर था, फेल हो गए। पापा ने बोला ठीक है बेटा, अपना मार्क्स बताओगे या पिटोगे? राइट, हाइपोथेटिकल स्टोरी है। 24 नंबर मेरे आए थे, ये सही बात है, इसके अलावा चीजें थोड़ी सी हाइपोथेटिकल है। इतने आसानी से, इतने सहजता से मेरे पापा मेरे से बात नहीं की के बाद। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था? मैं मेन टॉपिक को अवॉइड कर रहा था। ठीक है, आई वॉज बीटिंग अराउंड द बुश। जब आप किसी अनकंफर्टेबल बात को एड्रेस करना आपकी मजबूरी होती है, लेकिन आपका दिल नहीं मानता, आप चाहते हैं कि किसी तरह इस टॉपिक से बच जाए, तो आप क्या करते हैं? आप इधर उधर की बातें करते हैं। दैट्स बीटिंग अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें करना। ठीक है, अगला, टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स। टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है कि अपने एथिक्स, अपने प्रिंसिपल्स, अपने मॉरल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करके किसी काम को करवाना। ठीक है, जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज करके पीछे हटके भी चाहते हैं कि किसी तरह ये काम हो जाए। टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है टू ट्राई वेरी हार्ड। किसी काम को करने के लिए कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी हो और फिर भी आप उसको करने को रेडी हैं, उस केस में हम इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं दैट आई एम इन अ पोजिशन टू टेक अ फेवर फ्रॉम समवन, लेट्स से आई नो अ सर्टेन ऑफिसर हु इज अ वेरी पावरफुल ऑफिसर, एंड किसी कारणवश मेरा दोस्त किसी छोटे मोटे क्राइम में जेल चला जाता है या पुलिस के साथ उसका कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं जिस ऑफिसर को फोन करूंगा उससे फेवर मांगूंगा, और वो फेवर मैं अपने लिए तो मांग नहीं रहा हूं। राइट, मेरे दोस्त ने ऑब्वियसली कुछ गलत किया है तभी उसको पुलिस पकड़ के ले गई है, तो मैं क्या करूंगा? मैं थोड़ा सा बैकवर्ड्स बेंड करूंगा, मैं थोड़ा सा सहम के, थोड़ा सा डरे टोन में
उस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे दोस्त की मदद कर। ऐसे सिचुएशन में हम इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं विच सेज टू बेंड ओवर बैकवर्ड। ओके, नेक्स्ट, कॉट रेड हैंडेड। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को कोई डाउट होने वाला है, राइट। फाउंड गिल्टी, रंगे हाथों पकड़ा जाना। ओके, पाकिस्तान ने बहुत बार टेररिज्म से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, बट विथ प्रेजेंस ऑफ ओसामा बिन लादेन ऑन देयर ग्राउंड, विथ द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी टेरर लॉन्च पैड्स ऑन देयर लैंड, Pakistan has been caught red-handed every time it has tried to stave off terrorism. Okay, चलिए आगे बढ़े। To cut corners. To cut corners का मतलब होता है भाई अगर टेबल के कोने काट दोगे तो क्या होगा, या तो उसको ठीक से काटो नहीं तो काम खराब होगा, राइट। तो टू कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू डू समथिंग चीपली और बैडली। या तो आप किसी काम को पैसे बचाने के चक्कर में खराब कर दिए, या तो आपने उस काम को ओवरऑल खराब कर दिया जिसकी वजह से वो काम खराब हो गया। इन दोनों केस में हम कट कॉर्नर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टू कट कॉर्नर्स मींस टू डू समथिंग चीपली और बैडली। ओके, क्लियर है बच्चों? ठीक है, किस सेंस में यूज किया जाएगा? वेल, यू कैन यूज इट इन द सेंस कि मेरे को पापा ने मान लो 1000 रुपए दिए खाना ऑर्डर करने के लिए, मैंने सोचा मैं थोड़ा स्मार्टनेस दिखाता हूं, सस्ती जगह से खाना मंगा लेता हूँ। 650 का खाना मंगाया और मैंने सोचा 350 अपने जेब में रख लूंगा। अब भाई खाना इतना गंदा आया कि किसी ने खाना खाया ही नहीं, ठीक है। तो दोबारा पापा को 800 रुपये का खाना मंगाना पड़ा। ओके, तो 1000 रुपये लगने थे, वहां पापा के कितने लग गए? 1450 लग गए। किसकी वजह से लग गए? मेरी वजह से लग गए। सो व्हाट डिड आई डू? आई कट कॉर्नर्स व्हाइल ऑर्डरिंग द फूड। आई ऑर्डर्ड द फूड इन अ चीप or a bad way which resulted in hampering of the quality of the work. ठीक है बच्चों, here's the answer. Do something cheaply or badly. आगे, devil's advocate. devil's advocate का मतलब होता है one who argues against an idea. It does not mean an evil person. It does not mean a smart lawyer. It does not mean a brave fighter. It means someone who argues against the general idea. Someone who argues against the general consensus. ठीक है? For example, आप कल को हॉस्टल में जाएंगे, पीजी में जाएंगे, बॉयज के साथ रहेंगे। सो डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है समवन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट एन आइडिया, जो किसी आइडिया के खिलाफ आर्ग्यू कर रहा हो। ओके, मतलब आप कल को हॉस्टल में जाएंगे, कल को पीजी में जाएंगे, तो मान लीजिए कि आप एक रूम में 4 लड़कों के साथ रह रहे हैं, ठीक है। 4 लड़कों में से 3 ने बोला कि हमें ना थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए, या फिर हमें रात को ना जल्दी सो जाना चाहिए, ठीक है। एक लड़का बोलेगा नहीं मैं तो जल्दी नहीं सोऊंगा, मैं लाइट ऑफ नहीं करूंगा, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड अ डेविल्स एडवोकेट। एक ऐसा इंसान जो गलत चीज को प्रमोट कर रहा हो, गलत चीज के लिए आर्ग्यू कर रहा हो, या जनरल कंसेंसस जिसमें सब रेडी हो उसके खिलाफ जाने के लिए बोल रहा हो, ठीक है। ऐसे इंसान को हम डेविल्स एडवोकेट, ठीक है। हर ग्रुप में एक ना एक डेविल्स एडवोकेट होता है जो हमेशा उल्टी बातों की वकालत करेगा, ठीक है। So this means someone who argues against an idea. चलिए आगे बढ़े। Don't count your chickens before they hatch. इसका मतलब होता है we should not assume success too early.
हमें बहुत जल्दी अपनी जीत की खुशी नहीं मनानी चाहिए। ठीक है, अभी रिसेंटली बिहार इलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, तो इस साल जो बिहार इलेक्शंस में रिजल्ट्स आए, इट वाज इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिट पोल्स दैट वर प्रेडिक्टेड बाय डिफरेंट सोर्सेस। बट लास्ट Bihar elections had predicted a huge margin of victory for the party of Lalu Yadav। जो महागठबंधन था जिसमें आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी थी बिहार की, उस पार्टी के लिए बहुत बड़ा विक्ट्री प्रेडिक्ट किया गया था। और एग्जिट पोल फाइनल रिजल्ट के 3-4 दिन पहले आता है। तो उन 3-4 दिनों में बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन टीवी पे, मीडिया में, हर जगह आरजेडी के जो प्रवक्ता थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता, ये लोग बहुत ज्यादा खुश होकर डिमीनिंग बातें कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, एंड जेडीयू के खिलाफ, द पार्टी टू विच नीतीश कुमार बिलोंग्स। तो व्हाट डिड दे डू? अच्छा, रिजल्ट आया, पलट हो गया मामला। रिजल्ट आया तो उतनी बड़ी मार्जिन से जीत तो छोड़ो, जीत भी नहीं मिली। जेडीयू और बीजेपी की कंबाइंड सीट्स जो थी वो आरजेडी, कांग्रेस और बाकी पार्टियों से ज्यादा थी। सो उन लोगों ने क्या किया, इंडी गठबंधन वालों ने, महागठबंधन वालों ने क्या किया? दे अज्यूम्ड सक्सेस टू अर्ली। उन्होंने बहुत जल्दी अपनी खुशियां मनाना शुरू कर दिया, जो हमें कभी नहीं कर, कभी भी नहीं। आपका पेपर अच्छा गया है, वेट फॉर योर रिजल्ट, लेट द रिजल्ट कम। ओके, डू नॉट अनाउंस दैट आई एम गोइंग टू स्कोर 99, आई एम गोइंग टू स्कोर 98। चलिए, आई एम श्योर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर रेडी रहो, कर तो दिया है तुमने, अब रेडी रहो। ऑपरेशन सिंदूर के पहले पहलगाम अटैक हुआ, अ ग्रूसम, क्रूएल, वेरी बैड अटैक ऑन ह्यूमैनिटी एंड आवर कंट्री। तो पाकिस्तान ने जब टेरर एक्ट किया, पाकिस्तान ने जब पहलगाम अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान शुड हैव बीन रेडी टू फेस द, एंड पाकिस्तान डिड फेस द म्यूजिक थ्रू विच ऑपरेशन? थ्रू ऑपरेशन सिंदूर, right? The Indian Army and the Indian Defense Forces made sure that Pakistan faced the music and the terrorists faced the music for what they had done in Pahalgam. To accept the, आगे बढ़ते। फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू का मतलब क्या होता है? फीलिंग ब्लू का मतलब होता है फीलिंग सैड। फीलिंग ब्लू मीन्स टू फील सैड, जो आप लोगों का भी होना नहीं चाहिए, कम से कम इस उम्र में तो बिल्कुल नहीं। खुश रहो, प्रसन्न रहो, चिल्ड आउट रहो। ठीक है, ज्यादा प्रेशर मत लो, अपना पढ़ाई करते रहो अच्छे से। गॉड विल डेफिनेटली ले आउट अ वेरी गुड पाथ फॉर यू। ओके, तो फीलिंग ब्लू मीन्स फीलिंग सैड। नेक्स्ट, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर कर देना। ठीक है, किसी पे ध्यान ना देना। राइट? आई एम श्योर आप सबको अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने ट्यूशन सेंटर में किसी ना किसी ने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं पक्का इग्नोर किया होगा। और जब आप इग्नोर हो रहे थे तो आपके साथ क्या हो रहा था? यू वर बीइंग गिवन द कोल्ड शोल्डर, यू वर बीइंग इग्नोर्ड बाय समवन। क्लियर है बच्चों? यहां तक आई एम श्योर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू गो द एक्स्ट्रा माइल। टू गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट। ओके, मैं, उशांक सर, आशु सर, सुमित सर, हमारी पूरी टीम, हम सब ये कोशिश कर रहे हैं दैट वी गो द एक्स्ट्रा माइल टू एंश्योर टॉप नॉच क्लासेस बीइंग डिलीवर्ड टू यू, डिलीवर्ड टू द स्टूडेंट्स एट मिनिमम पॉसिबल प्राइसेस। वी आर मेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, वी आर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल टू इसी चीज को इंश्योर करने के लिए कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ क्लासेस भी मिले और आपको बहुत कम पैसे में, ना के बराबर पैसे में, फ्री में या कम से कम पैसे में आपको ये
सर्विसेज प्रोवाइड हो, राइट। तो टू गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है टू मेक एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, टू हिट द रोड। टू हिट द रोड का मतलब क्या होता है? टू हिट द रोड का मतलब सिंपल होता है, जब आप रोड को हिट करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप एक यात्रा की शुरुआत करते हैं, यू स्टार्ट अ जर्नी। तो टू हिट द रोड मीन्स टू स्टार्ट अ जर्नी। ओके। About a month back, we hit the road to ensure that we will be providing free of cost classes on YouTube for students preparing for the CUET examination. Okay. चलिए, next we have in hot waters. In hot water भी होता है, in hot waters भी होता है, दोनों होता है। तो एग्जाम में दोनों आ जाए, अगर दोनों में से कोई एक आ रहा है तो समझ जाइए है कि दोनों सेम है, कोई खास डिफरेंस दोनों में है नहीं। ठीक है। टू बी इन हॉट वाटर का मतलब होता है टू बी इन ट्रबल, प्रॉब्लम में होना। आई एम श्योर आप सब बहुत ज्यादा हॉट वाटर्स में कभी ना कभी गए होंगे, और किसकी वजह से गए होंगे? मोस्टली अपने दोस्त की वजह से गए होंगे, अपनी वजह से नहीं गए होंगे। ठीक है, मेरे साथ तो ये बहुत हुआ है, लेकिन उस ट्रबल से निकालने वाला भी कौन होता है? दोस्त ही होता है ना। पाकिस्तान गॉट इनटू हॉट वाटर्स बाय मेडलिंग विथ इंडिया इन 2014 एंड thereafter. ठीक है, they got into trouble, the terrorists got into trouble. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट अप वी हैव टू जंप ऑन द बैंड वैगन। टू जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू फॉलो अ ट्रेंड। कोई रिसेंट ट्रेंड चल रहा हो, कुछ भी जो सोशल मीडिया पे चल रहा हो। ठीक है, जैसे अभी क्या चल रहा है? हेलो मालिक, हाँ मालिक, गाड़ी पलट गई, थोड़ी नींद लग गई थी, आई एम श्योर सबने सुना होगा ये। ठीक है, तो ये लेटेस्ट ट्रेंड है। अब जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाने वाले हैं, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस बनाने वाले हैं, ऑल ऑफ देम आर व्हाट आर दे डूइंग? वो लोग इस पर्टिकुलर ऑडियो पे कोई ना कोई वीडियो जरूर डाल रहे हैं। अभी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कोई और नया ट्रेंड आ जाएगा, कोई नई रील वायरल हो जाएगी, तो उस पे वो लोग रील बनाने लगेंगे। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स टू फॉलो अ ट्रेंड। एक ऐसी चीज जो अभी फैशन में है, एक ऐसी चीज जो अभी ट्रेंड में है, और उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। दैट्स व्हाट मीन्स टू जंप ऑन द बैंड वैगन। क्लियर है? आई एम श्योर क्लियर होगा। आगे, टू किल 2 birds with 1 stone। इसका मतलब पता ही होगा, एक पंथ दो काज, हिंदी में पढ़ा है हमने। तो इट मीन्स टू अचीव 2 goals at once। एक बार में 2 goals को अचीव करते हैं जब हम, तो वी यूज टू किल 2 birds with 1 stone। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग बोर नहीं हो, आप लोगों को चीजें समझ में आए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, प्लीज डू लेट मी नो वेदर यू लाइक द सेशन और नॉट। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। To let the sleeping dogs lie। गड़े मुर्दे ना उखाड़ना। ओके, अवॉइड रीस्टार्टिंग ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, अगर कोई ताकतवर इंसान है, बहुत ताकतवर है, और आपने कुछ गलती कर दी एंड यू ऑलमोस्ट गॉट इनटू ट्रबल। ठीक है, यू गॉट सेव्ड आइदर बाय योर पेरेंट्स और गार्जियन और एनीवन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप दोबारा उस इंसान से भिड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, आप नहीं, कोई और। ओके, आप लोग क्यों ही भिड़ोगे? आप लोग स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई करो, आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है इन चीजों। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मेरा है, हमारा भी नहीं है। पर्सन एक्स एंड पर्सन वाई। ओके, तो गड़े मुर्दे ना उखाड़ना। एक तो होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना, राइट, एक होता है गड़े मुर्दे ना उखाड़ना। दिस मीन्स टू अवॉइड रीस्टार्टिंग ओल्ड conflicts। Okay, that is what the particular idiom is। आगे बढ़े। to make और to cut दोनों का सेम मतलब। हम make भी यूज कर सकते हैं और cut भी यूज कर सकते हैं। to cut a long story short या to make a long story short। ठीक है, तो
तो ये तो इसका जैसे हम लिटरल मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कभी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त लिटरल मीनिंग मत निकालिएगा। जो आपको, अगर आपको याद है, अगर आपने मेरे सेशन में पढ़ा है तो उसका आंसर दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। और मैं आपको एक और प्रॉमिस दे रहा हूं, जितने इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशंस में लेके आऊंगा उसको अच्छे से देख लीजिएगा। सीयूईटी के एग्जाम में या किसी भी अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के एंट्रेंस में उससे बाहर बहुत कम आने के चांसेस होंगे। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि नहीं आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो मैं सेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत कम चांसेस होंगे कि जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर कुछ आएगा। तो आंसर इज समराइज। ठीक है बच्चों, कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट, टू मिस द बोट। टू मिस द बोट का मतलब क्या होता है? टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। आपके पास ऑप्शन था कि आप पहले तैयारी शुरू करते, नहीं करा। सितंबर में करते, नहीं करा। दिसंबर में कर सकते हैं, आप कर दीजिए। डू नॉट मिस द बोट ऑफ स्टार्टिंग फॉर योर सीयूईटी प्रिपरेशंस नाउ। दिस इज द लास्ट मोमेंट व्हेन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर सीयूईटी एग्जामिनेशन। ओके, इसके बाद क्रैश कोर्स आएगा। अगर आप क्रैश कोर्स में भी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? यू वुड हैव मिस्ड द बोट फॉर गेटिंग अ गुड स्कोर इन द सीयूईटी एग्जामिनेशन। तो मिस द बोट का मतलब क्या होता है? मिस एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो पेन नो गेन, सिंपल है। ओके, हार्ड वर्क इज नीडेड फॉर सक्सेस। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना सक्सेस नहीं मिलने वाला है। डजंट मैटर आप किस फील्ड में हैं, डजंट मैटर आप क्या करना चाहते हैं, डजंट मैटर आप क्या बनना चाहते हैं। आप एक्टर बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, द मोटो इज नो पेन नो गेन। हार्ड वर्क इज द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस। सबसे जरूरी है कि आप हार्ड वर्क करें। ठीक है, चलिए। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुश होना। आज मेरे एक दोस्त की शादी है, शाम में जाऊंगा मैं। आई एम श्योर ही मस्ट बी ऑन क्लाउड 9 टुडे। हाँ श्योर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी टू गेट मैरिड। तो ही मस्ट बी ऑन क्लाउड 9 एज ही इज गेटिंग मैरिड। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस का मतलब क्या होता है? बताइए भाई, बोला जाए बच्चों। ऑन थिन आइस, अगर आप पतले आइस के परत पे चल रहे हैं तो क्या वो रिस्की है ना आपके लिए? सेफ तो नहीं है। ठीक है, सो टू बी ऑन थिन आइस मीन्स टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन। ओके, टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन। एग्जाम्पल, if you are not serious about your boards and CUET examinations, then you are walking on thin ice. Okay, चलिए next up we have to pull someone's leg. किसी की टांग खींचना बहुत अच्छे से तुम्हें पता है, इस पे टाइम वेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। Joke with someone. To rein in cats and dogs. दिल्ली में बहुत बारिश हुई है इस साल, बहुत बारिश हुई। मई से बारिश शुरू हुई और सितंबर अगस्त तक जबरदस्त बारिश हुई। तो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, जबरदस्त बारिश जब होती है, तो हम कहते हैं टू रेन इन कैट्स एंड डॉग्स, या फिर हम कहते हैं रेन हेवीली। ओके, नेक्स्ट, सी आई टू आई। क्या होता है इसका मतलब? सी आई टू आई का मतलब होता है टू फाइट कॉन्स्टेंटली। ओके, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना लुक आई टू ईच अदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। दे सी आई टू ईच अदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। टू फाइट कॉन्स्टेंटली, बहुत ज्यादा लड़ाई में रहना, बहुत ज्यादा लड़ाई करना, अक्सर लड़ाई करना। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। टू स्पिल द मीन्स टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, पढ़ा था ना हमने, ये वही है। टू स्पिल द बीन्स और टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, दोनों का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट। बोथ ऑफ देम मीन एब्सोल्युटली सेम। नेक्स्ट, टू टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ग्रेन भी होता है और पिंच भी होता है। अगर यही मुहावरा आपको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि टू टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, तो भी कोई गलत नहीं है, सेम ही मतलब है इसका। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी चीज के साथ आप अग्री नहीं करना चाहते लेकिन वो सच है, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़े डिसएग्रीमेंट के साथ, थोड़े हैवी हार्ट के साथ उस चीज से अग्री करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत मोटा इंसान है, मैं ही अगर हूं, ठीक है, अब अगर कोई मुझे मोटा बोलेगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, मान लेते हैं किसी को बॉडी शेमिंग से फर्क पड़ता हो, तो ऐसा इंसान क्या करेगा, ही विल अग्री, क्योंकि बात तो सही है, बट ही विल अग्री, ही विल टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ही विल टेक इट विथ, ही विल नॉट टेक इट टू सीरियसली, ही विल लाइक ठीक है, इट्स ओके, मैं तुम्हारी बात पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दे। सो टू टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट का क्या मतलब हो सकता है, एक तो होता है टू नॉट कंप्लीटली अग्री, एक तो ये हो जाता है, ठीक है, और दूसरा होता है टू टेक समथिंग, टू नॉट टेक समथिंग टू सीरियसली, इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ना लेने को भी हम वही बोलते हैं, टेक समथिंग विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट, थ्रो इन द टॉवेल, ये टर्म कहां से आया है, ये टर्म आया है बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग में when you throw in the towel, it means you have surrendered, you don't want to continue the fight, you are not in a position to continue the fight। ठीक है, तो to throw in the towel वहां क्या मतलब होता है उसका, सरेंडर करना। यहां क्या मतलब होगा, वही होगा, थोड़ी होगा, टू गिव अप। ओके, नेक्स्ट, टू टर्न अ ब्लाइंड आई, नॉट जस्ट टू इग्नोर समथिंग बट टू इग्नोर समथिंग दैट इज रॉन्ग। सिर्फ इग्नोर नहीं करना, किसी गलत चीज को इग्नोर करना। ओके, the government cannot continue to turn a blind eye to the rape incidents that are happening across the country. The government at the center, the people in power need to make some strong laws against such activities in our society। ठीक है, तो कुछ सही चीज, जो गलत चीज हो रही है, पावर में होने के बावजूद, गलत चीज को रोकने के पोजीशन में होने के बावजूद अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड टू टर्न अ ब्लाइंड ई। अंडर वंस नोज, अंडर वंस नोज का मतलब होता है खुलेआम, इन प्लेन साइट, एकदम क्लियर कट जो सामने हो रहा है। ओके, अ लॉट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज अनफॉर्चुनेटली हैपन राइट अंडर द नोज ऑफ द पुलिस, unfortunately। okay, I'm not saying that it happens, I'm not saying the police is completely corrupt, but unfortunately कुछ जगहों पे कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज बिल्कुल पुलिस के नाक के नीचे होता है। नाक के नीचे मतलब बिल्कुल प्लेन साइट में, खुलेआम। ठीक है, let us get down to the last idiom of our session, up in the air। up in the air का मतलब होता है जब आप हवा में होते हैं तो क्या होता है, आपका पोजीशन स्टेबल नहीं होता है ना, सर्टेन नहीं होते हैं, आप फिक्स्ड नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते। टू बी अप इन द एयर मीन्स टू बी अनसर्टेन। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या करा है, आज हमने 45 idioms एंड फ्रेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये जितने भी idioms एंड फ्रेजेस मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों को, आपके जितने भी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं, अगले 6 महीने में आप जिन एग्जामिनेशंस को देने वाले, इन सारे एग्जामिनेशंस में से किसी ना किसी एग्जामिनेशन में ईडीएम का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको इनमें से कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। इस सेशन को आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा, बार बार देखते रहिएगा, इस सेशन से नोट्स बना लीजिएगा। मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि जो भी बच्चा इस सेशन को देख रहा है वो इस चीज को इंश्योर करे कि वो मेरे लिखाई हुई चीजों पे नोट्स बना ले। ठीक है, जितना ज्यादा आपके नोट्स होंगे उतना ज्यादा आपका कारगर होगा इन चीजों को याद करना। ठीक है,
दिस इज हाउ विल बी कंटिन्यूइंग विथ योर क्लासेस, दिस इज हाउ विल बी गोइंग अबाउट विथ योर क्लासेस. इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सीयूईटी में. इट हैज अ वेटेज ऑफ 250 मार्क्स. सो दैट इज वाई वी आर नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड. हो गया ना एक और मुहावरा, टू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड. इसका मतलब होता है कोई भी कसर ना छोड़ना, कोई भी कमी नहीं छोड़ना. तो इंग्लिश जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में वी विल ट्राई एंड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम दिस lectures and you are able to get a very high score in English. क्यों? क्योंकि English is one of the instrumental subjects that takes your score higher. जितना हाई स्कोर होगा उतना अच्छा आपकी परसेंटाइल होगी, जितना अच्छा परसेंटाइल होगा उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा. ठीक है. सो आई होप आप सबको ये सेशन अच्छे समझ में आया होगा बच्चों. ऑल ऑफ यू स्टे कनेक्टेड विथ अस, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस एंड वी विल बी providing you with all the possible services and facilities and classes for your CUET attempt. Right? Chaliye. Thank you everyone. Take care.